आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो चलिए हम इसको रीड आउट करते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को पढ़ने से पहले हम अर्वन चारगाफ एक साइंटिस्ट था, इसका वर्क डिस्कस करते हैं कि इसने क्या काम सरंजाम दिया। ये जो अर्वन चारगाफ इसने हमें डाटा मुहैया किया, गिवन डाटा अबाउट रिलेटिव अमाउंट, यानी कि रिलेटिव का मतलब होता है तनासब या निस्बत। इसको इन चीज़ों से इज़हार किया था। रिलेटिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेसिस की रिलेटिव अमाउंट के बारे में बताया। किस चीज़ में? इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजीनियस बेसिस की रिलेटिव अमाउंट के बारे में बताया। यानी कि उसने हमें बताया कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में ये जो मुख्तलिफ नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, इनकी रिलेटिव अमाउंट क्या है, इनकी यानी कि तनासबी निस्बत क्या है, तनासबी अमाउंट यानी कि तनासबी मकदार क्या है, या निस्बती अमाउंट मकदार क्या है। इसने हमें बताया कि जो एडिनिन होती है, एडिनिन नाइट्रोजीनियस बेस एक डीएनए के मॉलिक्यूल में, ये हमेशा बराबर होती है थायमीन के। थायमीन ये हमेशा बराबर होती है थायमीन के जितनी मकदार एक डीएनए के मॉलिक्यूल में एडिनिन नाइट्रोजीनियस बेस की होगी, उतनी ही मकदार थायामीन की होगी। और इसी तरह इसने हमें बताया कि जितनी मकदार एक डीएनए के मॉलिक्यूल में होगी गवानीन की, उतनी ही मकदार साइटोसिन की होगी। यानी कि गवानीन ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। ये जो गवानीन होती है ये हमेशा बराबर होती है साइटोसिन के। ये अर्वन चारगाफ था, ये एक साइंटिस्ट था। इसने हमें एक डाटा मुहैया किया कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल में ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, इनकी निस्बती मकदार क्या है एक दूसरे के लिहाज से। तो इसने हमें बताया कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में एडिनिन की मकदार हमेशा थायमीन की मकदार के बराबर होती है, और गवानीन की मकदार हमेशा साइटोसिन की मकदार के बराबर होती है एक डीएनए के मॉलिक्यूल में। तो चलिए हम एक इंसान की मिसाल ले लेते हैं मैन की। जब हम इंसान की मिसाल लेते हैं या एक आदमी की मिसाल लेते हैं, तो इसमें एडिनिन की मकदार है 30.9। इसी तरह हमने कहा है कि एडिनिन ऑलवेज इक्वल टू थायमीन। एडिनिन की मकदार हमेशा थायमीन की मकदार के बराबर होगी इन्ना डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए के मॉलिक्यूल में। तो थायमीन की मकदार इंसान के डीएनए में कितनी होगी? वो है 29 अशारिया, यानी कि 29.4। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इन दोनों की अमाउंट तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसी तरह हमने कहा कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में गवानीन की जो मकदार होगी, वही मकदार, उसके बराबर मकदार साइटोसिन की मकदार पाई जाएगी। उसी के बराबर में जो मकदार साइटोसिन की पाई जाएगी। तो गवानीन की मकदार इंसान के डीएनए में है 19 अशारिया, पहले में यहाँ पे गवानीन, तो इसकी मकदार है 19.9। तो साइटोसिन की मकदार क्या होगी? वो होगी 19.8। तो ये दोनों एक दूसरे के तकरीबन बराबर हैं। यही तो बात हमें अर्वन चारगाफ बता रहा है कि जितनी कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में एडिनिन की मकदार होगी, उतनी ही मकदार यानी कि उसी की सेम अमाउंट, उतनी ही मकदार डीएनए के मॉलिक्यूल में थायामीन की होगी। इसी तरह एक डीएनए के मॉलिक्यूल में जितनी मकदार गवानीन की होगी, उतनी ही मकदार साइटोसिन की होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए।
ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए इन एफएससी एग्ज़ाम। इन दोनों के काम को पढ़ने से पहले हम 2 साइंटिस्ट के वर्क को रीड आउट करते हैं। उनका नाम है म्यूराइस विल्कन्स एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। म्यूराइस विल्कन्स एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ये 2 साइंटिस्ट थे। ये दोनों साइंटिस्ट जब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत चल रही थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल पर एक्स रेज डालें, यानी कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल लें, डीएनए मॉलिक्यूल, और उसके ऊपर हम डालें एक्स रेज। क्या डालें? एक्स रेज। अगर हम एक डीएनए के मॉलिक्यूल पर एक्स रेज डालें और वो उस एक्स रेज की हम वीडियो देखें फोटोग्राफिक फिल्म में, यानी कि एक एलसीडी में या किसी भी स्क्रीन में, तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कियास लगा सकते हैं कि या डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो जब इन्होंने एक डीएनए के मॉलिक्यूल पर एक्स रेज डाली तो उन्होंने बताया कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सिर्फ इन्होंने यही बात बताई कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिकल है। इसी तरह इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए। एक का नाम था जेम्स डी वाटसन और दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया और उन्होंने बताया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्ट्रैंड। ज़ाहरी बात है कि डीएनए, इन्होंने पहली बात जो हमें बताई डीएनए के मॉडल के बारे में, मैं आपको यहाँ पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल मैंने ड्रा किया है, उससे समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि डीएनए, पहला पोस्टुलेट क्या है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का, वो है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीटाइड और स्ट्रैंड। उन्होंने पहला पोस्टुलेट ही क्या दिया, उन्होंने क्या डीएनए बना होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले होते हैं, और या डीएनए के स्ट्रैंड को हम यहाँ से ही क्यास लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि डीएनए 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है ना। यही बात वो कह रहा है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड और स्ट्रैंड। यही तो वो बात कह रहा है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, बल्कि एक स्ट्रैंड नहीं 2 स्ट्रैंड होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, यानी कि इस स्ट्रक्चर से हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड है ये डीएनए का और एक स्ट्रैंड है ये 1 स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड 2। ये 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के। यही तो वो बात कह रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं दी स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड होते हैं यानी कि 2 स्ट्रैंड से डीएनए मिलकर बना होता है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि दीज स्ट्रैंड, दीज का मतलब ये स्ट्रैंड, कॉइल का मतलब लिपटे होते हैं, अराउंड, गिर्द, ईच अदर, एंड
फॉर्म आ डबल हेलिक्स। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि वो कहते हैं कि दीज स्ट्रैंड, यानी कि ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, क्वाइल अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के गिर्द ही बल खाए हुए हैं। इस तरह एक स्ट्रैंड ये, तो इसी तरह दूसरा स्ट्रैंड ये स्ट्रैंड एक दूसरे के गिर्द ही बल खाए हुए हैं। वो कहते हैं कि ये स्ट्रैंड एक दूसरे के गिर्द बल खाए हुए हैं। एंड फॉर्म अ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब है कि जब दो रस्सियाँ एक दूसरे के साथ लपेटी जाती हैं तो वो कहलाती हैं डबल हेलिक्स। हेलिक्स कहते हैं रस्सी को। यानी कि वो कहता है कि दीज स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड क्वाइल अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं। एंड फॉर्म अ डबल हेलिक्स, ये एक दूसरे के गिर्द इस तरह लिपटे हुए हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं। यानी कि जब दो रस्सियाँ एक दूसरे के गिर्द बल खाती हैं तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरी बात वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहता है। वो कहता है कि द क्वाइलिंग, क्या कहता है, वो कहता है द क्वाइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड, द क्वाइलिंग, क्वाइल यानी कि एक दूसरे के गिर्द लिपटना, क्वाइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स इज opposite टू ईच अदर। वो तीसरी बात कहता है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। यानी कि एक स्ट्रैंड ये हो गया तो दूसरा स्ट्रैंड ये एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। अगर ये 5 प्राइम है तो ये होगा 3 प्राइम, और इसी तरह अगर ये 5 प्राइम है तो ये होगा 3 प्राइम। यही वो बात कह रहा है कि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ओपोजिट हैं। यानी कि ये जो 5 वाला स्ट्रैंड है, 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड, ये ऊपर से नीचे को बढ़ रहा है, और ये दूसरा स्ट्रैंड ये नीचे से यानी कि 5 प्राइम से ऊपर को जा रहा है। इस तरह कहता है द क्वाइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड इज ऑपोजिट टू ईच अदर। डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे कि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का क्या मतलब है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यानी कि ये राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड की, इसके फर्स्ट कार्बन पर बेस और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप, ये एक न्यूक्लियोटाइड, और ये फास्फेट ग्रुप मैंने इसको खोल के नहीं लिखा, ये असल में होता है H3PO4 की शक्ल में। और यहाँ पे इसके कार्बन नंबर, क्योंकि ये डीएनए का राइबोज शुगर है तो इसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, तो कार्बन नंबर 3 पर HOH, नीचे होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे फास्फेट ग्रुप 5 कार्बन पर मौजूद है तो इसे हम कहते हैं 5 प्राइम, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है कार्बन नंबर 3 पर तो इसे हम कहते हैं 3 प्राइम। और इसके साथ अगर हम दूसरा राइबोज शुगर या न्यूक्लियोटाइड को ऐड करें, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, यानी कि डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहें, तो वो इस तरह ऐड होगा। ये इसके साथ फ़र्ज़ कर लें हमने एडिनिन लगा दी, यहाँ पे भी एडिनिन फ़र्ज़ कर लें आप, और नीचे OH, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है डीएनए के लिए, H नीचे OH, और ये कार्बन नंबर 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऊपर इसके एक कार्बन लगती है CH2, और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे दरमियान में इस कार्बन का हम लगा लेते हैं फास्फोरिक एसिड, और वो कुछ इस तरह से होगा। यानी कि ये फास्फेट O, इधर होगा OH इसका, इधर होगा, इधर भी OH और इधर भी OH,
ये इस न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप है। और अगर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये इसका 3 कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये फास्फेट ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ से H2O। और इसी तरह ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसका जो 5 कार्बन होता है इस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है ये भी फास्फेट के एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है। ये राइबोज शुगर वैसे ही ऊपर इसके बेस अटैच और यहाँ पे इसके यानी कि फास्फेट ग्रुप, इसको मैं खोल के नहीं लिख रहा, और इस पे हाइड्रोजन इसके नीचे भी आ जाएगा OH, यहाँ पे H नीचे H रहेगा क्योंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद है। OH क्यों हमने मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि जब कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर पानी के मॉलिक्यूल में बदल कर, तो ये डायरेक्ट ये जो कार्बन नंबर 3 है ये डायरेक्ट अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह, और ये ऑक्सीजन आगे अटैच है फास्फोरस के साथ ये, और दूसरे स्ट्रक्चर को कोई नहीं आपने छेड़ना OH इसी तरह। और यहाँ से नीचे जो न्यूक्लियोटाइड था इसी ने भी अपने कार्बन नंबर 5 से एक OH लिया और फास्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन लिया और यहाँ से भी एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज हुआ। तो ये जो कार्बन था ये डायरेक्टली अटैच हो गया ऑक्सीजन से, ये कुछ इस तरह से हो गया ऑक्सीजन, और ये CH2 उसी तरह, और ये राइबोज शुगर इसकी। ये इसकी, और यहाँ हाइड्रोजन ये उसकी राइबोज शुगर की यहाँ पे आनी ज़्यादा मुनासिब होती है अगर इसका कार्बन 4 यहाँ पे आता, खींच के यहाँ पे ला देते हैं इस तरह। यहाँ पे उसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये उसी तरह फिर रिएक्टिव ग्रुप बच गया, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसी तरह आ जाएगा फिर, और ये बन गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फास्फोडाइएस्टर एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है उसको कहते हैं P बॉन्ड O और C, इसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे फास्फेट के दरमियान 2 एस्टर बॉन्ड बने हैं यानी कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये फिर फास्फेट ग्रुप, ये एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, और एक ये फास्फोरस ये ऑक्सीजन और ये कार्बन एक एस्टर बॉन्ड ये बन गया, और इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एस्टर बॉन्ड। और मैं आपको बात ये समझाना चाहता था कि 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो ये जो स्ट्रैंड है इसके कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप अटैच है तो इसको हम कहेंगे 5 प्राइम, और नीचे है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर, यानी कि ये जो डाई न्यूक्लियोटाइड है इसके कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे, ये भी रिएक्टिव ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे 3 प्राइम। अगर एक स्ट्रैंड ऊपर से नीचे को बढ़ रहा है तो ये होगा 5 तो 2 3 प्राइम ये ग्रो कर रहा है। तो दूसरी तरफ ये जो स्ट्रैंड है ये 5 से 3 प्राइम है यानी कि इसी तरह है। अगर हम इसी को ही उल्ट कर दें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर ले जाएं और इसका फास्फेट ग्रुप नीचे आ जाए तो ये बन जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि अब ये तरतीब इस तरह है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा 5 प्राइम से ऊपर को 3 प्राइम। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, ये है वो यही बात कह रहा है कि द क्वाइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड की जो क्वाइलिंग है इज़ ओपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के मुखालिफ होती है। यानी कि एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड
नीचे से 5 से 3 की प्राइम की तरफ बढ़ेगा, यानी कि इसका एक सर या अगर यहाँ पे 5 प्राइम से शुरू हो रहा है तो दूसरे का सेम सर वो 3 प्राइम से शुरू होगा, यानी कि यहाँ पे इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, इस पे फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यही बात वो कह रहा है। चौथी बात वो कहता है द टू स्ट्रैंड आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कहता है कि ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो कहता है कि ये एक दूसरे के गिर्द जब क्वाइल करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। और हमें R1 चारगाह में ने बताया था कि एडिनिन ऑलवेज इक्वल टू थायामीन और गवानीन ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। ये इसी की वजह से होता है कि जो एडिनिन होती है ये हमेशा बाइंड करती है थायामीन के साथ और किसी भी नाइट्रोजनियस बॉन्ड के साथ, किसी भी नाइट्रोजनियस बेस के साथ बॉन्ड नहीं करती। इसी तरह ये जो गवानीन होती है ये बॉन्ड करती है साइटोसिन के साथ, बॉन्ड बनाती है और किसी भी नाइट्रोजनियस बेस के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। इसी तरह अगर एडिनिन की मकदार यानी कि 30 हुई तो इसी तरह थायमिन की मकदार भी 30 ही होगी, क्योंकि इसने तो इसके साथ बॉन्ड बनाना है, इसी के साथ जुड़ना है और किसी भी नाइट्रोजनियस के साथ नहीं जुड़ना। क्योंकि अगर इसके एडिनिन 4 हुए तो ये भी 4, जितनी मकदार एडिनिन की हुई तो उतनी ही थायमिन की होगी, और इसी तरह जितनी ही मकदार गवानीन की होगी उतनी ही मकदार साइटोसिन की होगी। क्योंकि इन नाइट्रोजनियस बेसिस ने तो यानी कि मखसूस नाइट्रोजनियस बेस के साथ ही अटैच होना होता है, यानी कि एडिनिन ऑलवेज बाइंड टू थायामीन। हमेशा ये एडिनिन होती है ये थायामीन के साथ ही बाइंड करती है और किसी भी नाइट्रोजनियस बेस के साथ नहीं करती। इसी तरह आरएनए के केस में ये जो एडिनिन होती है ये थायामीन की जगह यूरासिल के साथ बाइंड करेगी, और इसी तरह ये जो गवानीन होती है ये हमेशा बाइंड करती है साइटोसिन के साथ। तो इसी तरह इन दोनों की मकदार वो इन चीज़ों से कहता है कि बराबर होती है, और हमको भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर एडिनिन हमेशा बाइंड थायामीन के साथ करेगी या यूरासिल के साथ करेगी तो उनकी मकदार इनके बराबर होगी, तो उनके दरमियान बॉन्ड इक्वल बनेंगे, यानी कि अगर एडिनिन 4 होंगे तो 4 ही थायामीन होगी। अब ओबियसली बात है कि उतने ही थायामीन होने चाहिए। अगर गवानीन 2 हैं तो उतने ही साइटोसिन होने चाहिए, यानी कि साइटोसिन भी 2 होने चाहिए बाइंडिंग के लिए, क्योंकि गवानीन ने तो जुड़ना ही साइटोसिन के साथ है या साइटोसिन ने हमेशा जुड़ना ही गवानीन के साथ है। इसी तरह थायामीन ने हमेशा जुड़ना ही एडिनिन के साथ है। यह स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसी तरह ये जो एडिनिन होती है ये हमेशा बाइंड करती है थायामीन या यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए। इनके दरमियान होता है डबल बॉन्ड। ए जब टी के साथ बाइंड करती है तो इनके दरमियान होता है डबल बॉन्ड, और जब गवानीन या साइटोसिन के साथ बाइंड करती है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ती हैं। जब साइटोसिन या गवानीन साइटोसिन गवानीन के साथ जुड़ें तो वो भी ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए, या गवानीन साइटोसिन के साथ जुड़ें तो वो भी ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए। और जब एडिनिन थायमीन के साथ जुड़ती है तो वो डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ती है, या थायामीन एडिनिन के साथ जुड़े तो वो डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ेगी। और ये जो हमेशा एडिनिन होती है हमेशा बाइंड करती है थायामीन के साथ, और जो गवानीन होती है ये हमेशा बाइंड करती है साइटोसिन के साथ। आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं ATGC एट गवर्नमेंट कॉलेज एट GC, यानी कि एट गवर्नमेंट कॉलेज। इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताता हूँ। ये मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, वही जो बात हमने वाटसन और क्रिक मॉडल में पढ़ी कि द डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड और स्ट्रैंड, यानी कि ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये। दूसरी बात वो कहता है दीज स्ट्रैंड क्वाइल अराउंड ईच अदर, और ये एक दूसरे के गिर्द बल खाए हुए हैं दोनों स्ट्रैंड। तीसरी बात वो कहता है
ये जो कॉइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड की कॉइलिंग है वो अपोजिट टू ईच अदर है। अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। और चौथी बात वो कहता है द टू स्ट्रैंड आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके जब ये एक दूसरे के गिर्द कॉइल करते हैं तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के दरमियान बना लेते हैं, और वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान। मैंने आपको पीछे बताया है कि एडिनिन के दरमियान और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और चौथी बात, एडिनिन ऑलवेज बाइंड। चौथी बात पांचवी बात जो वाटसन और क्रिक कहते हैं, वो कहते हैं कि एडिनिन ऑलवेज बाइंड टू थायामीन। एडिनिन हमेशा थायामीन के साथ बाइंड करेगी, या थायामीन हमेशा एडिनिन के साथ बाइंड करेगी। और जो साइटोसिन है वो हमेशा गवानीन के साथ बाइंड करेगी, और जो गवानीन है हमेशा साइटोसिन के दरमियान बाइंड करेगी। और एडिनिन और थायामीन के दरमियान बॉन्ड होगा डबल, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान होगा बॉन्ड ट्रिपल। ये बात वो अपने स्ट्रक्चर में कहते हैं। फिर डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये मैंने ड्रा किया है जिस तरह। और इस स्ट्रैंड की इस नुक्कर से लेकर, यानी कि यहाँ से ये मुड़ रहा है, यहाँ से लेकर जब दूसरी टर्न वहाँ तक उसके पैरेलल नहीं आ जाती, उनके दरमियान, दोनों के दरमियान फासला होता है। इन दोनों के दरमियान फासला होता है, यानी कि एक टर्न का फासला होता है 3.4 नैनोमीटर। और इसी तरह ये जो एक बेस है और दूसरी बेस के दरमियान जो फासला होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। यानी कि एक टर्न में, डीएनए की एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। डीएनए की एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। अगर हम 3.4 को 0.34 पर डिवाइड करें तो ये इसका आंसर आता है 10। तो डीएनए की एक टर्न में 10 बेसिस होती हैं। ये यहाँ से टर्न शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, और इस टर्न से लेकर यहाँ तक इसमें